मोर रिएक्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल स्पीसीज, सबसे कम, बहुत कम स्थायी, ठीक है। अब इस बेंजाइन पर अमोनिया का योग करवा रहा हूं मैं। बेंजाइन पर NH3 कैसे, H और NH2 माइनस H प्लस का योग, एक कार्बन पर H प्लस और दूसरे कार्बन पर NH2 माइनस, क्लियर। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने एक कार्बन की तरफ विस्थापित कर दिए, स्टार वाले पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो उस पर H प्लस जुड़ जाएगा, और टेल वाले कार्बन पर NH2 जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो NH2 माइनस जुड़ गया, और ये बन गया किसका निर्माण, बेंजीन से NH2। इस तरह से बेंजाइन पर NH3 का। अच्छा, कोई ग्रुप अगर बेंजाइन पे जुड़ा होता पहले से, तो ग्रुप का कौन सा प्रभाव देखते हैं आप, सिर्फ माइनस आई, आई, और OCH3 का माइनस आई लगता है, माइनस आई होता है अपनी तरफ खींचना, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इस वाले पर पॉजिटिव है तो H प्लस इससे जुड़ जाएगा, सॉरी H प्लस इससे जुड़ जाएगा और NH2 पर, राइट, ये बन गया कंपाउंड। तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ा, पॉजिटिव क्यों आया, अरे H और N बंद ध्रुवीय है कि नहीं, किसकी तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन, NH2 नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, क्लियर, आंशिक बोला है। ऐसे ही OCH3 की जगह अगर मैंने CH3 लिया होता, ये वही डायग्राम मैंने दोबारा बनाया, CH3 लिया होता, तो CH3 का क्या लगता है, तो प्लस आई प्रभाव, ज्यादा जाएंगे दूर और ये बंद टूटेगा, ठीक है। इस तरह से H और NH2 जुड़ गया, तो यहाँ इस केस में NH2 CH3 की कौन सी पोजीशन पर जुड़ा, ऑर्थो वाले पर, OCH3 की कौन सी पोजीशन पर जुड़ा था, मेटा वाले, तो क्या देखोगे इनका, आई प्रभाव, क्लियर है सब, गुड। तो ये है मध्यवर्तियों के प्रकार। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, युगात्मक, प्रतिस्थापन, अपचयन, ऑक्सीकरण, बहुलीकरण और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। युगात्मक अभिक्रिया भी तीन तरह से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह युगात्मक, नाभिक स्नेह युगात्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेह युगात्मक आप एल्कीन में पढ़ोगे, किसमें, नाभिक स्नेह युगात्मक आप कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ोगे, और मुक्त मूलक युगात्मक किसमें पढ़ोगे आप, एल्कीन में, पेरोक्साइड प्रभाव। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ोगे, नाभिक स्नेह, इलेक्ट्रॉन स्नेह और मुक्त मूलक, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन पढ़ोगे आप हेलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में, और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन पढ़ोगे आप बेंजीन में, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन पढ़ोगे आप एल्केन में। ये सारी अलग अलग नाम से पता लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन में एक इलेक्ट्रॉन स्नेह दूसरे को इलेक्ट्रॉन स्नेह को रिप्लेस करेगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में एक नाभिक स्नेह विलोप, युगात्मक अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर योग होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का और एक, पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ता है बाद में न्यूक्लियोफाइल, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह युगात्मक अभिक्रिया, पहले नाभिक स्नेह फिर इलेक्ट्रॉन स्नेह तो नाभिक स्नेह युगात्मक, जुड़ते दोनों ही युगात्मक, तो डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा। इसका उल्टा है विलोपन, इलेक्ट्रॉन स्नेह निकलता है एक कार्बन से दूसरे से नाभिक स्नेह, और बीच में क्या आ जाएगा दोबारा डबल, ये हो गई विलोपन, यानी एडिशन का योगात्मक का जस्ट। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया तुम्हें पता ही है, बहुलीकरण अभिक्रिया बहुलक बनाना, जैसे इथीन से पॉलीथिन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, दो असंतृप्त इकाइयां आपस में जुड़ती है और एक चक्रीय वलय का निर्माण करती, ये आप इसमें नहीं पढ़ोगे कहीं भी, इसलिए थोड़ा सा यही बता रहा हूं।
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कौन सी संरचना बनती है? वलय युक्त साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। एग्जाम्पल दिया एक 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन में देखो मैंने ये लिया है ना डाइन। अब डाइन में देखो एक ध्यान से, कॉन्जुगेट डाइन और ये क्या ले ली मैंने? एल्कीन। डाइन में एक इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट पर है कि नहीं है? एक डबल आगे की तरफ, दूसरा उसकी तरफ चला गया, तो इस कार्बन पर नेगेटिव आया और इस पर क्या आया? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर विस्थापित कर दो, तो नीचे वाले कार्बन पर क्या आया? स्टार वाले नेगेटिव, और इस वाले पे क्या आया? तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव वाला, और ये बन जाएगी वलय। बोलो आया क्या? तो बन गई साइक्लो। सर डाइल क्या होता है? ठीक है। अभी अभिक्रिया का एक साइंटिस्ट के नेम पे और नाम दिखा हुआ है, डील्स-एल्डर रिएक्शन। क्या है? डील्स-एल्डर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। और ऊपर क्या लिखा है? 4+2 साइक्लो एडिशन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली आपस में जुड़ रही है, ठीक है, और बना रहा है एक साइक्लिक रिंग। इसको बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये है अभिक्रिया के प्रकार। आगे सबको यहां तक समझ में? ओके, तो ये हो गया आपका जीओसी वाला पार्ट फिनिश। अब इस चैप्टर में आपका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहा है, जिसमें क्या पढ़ा है? कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण की विधियां, कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधियां, और कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक और शुद्धिकरण में तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अशुद्धियों से उसको सेपरेट करोगे, और मात्र और गुणात्मक विश्लेषण में देखेंगे कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन सा तत्व है, यानी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित तत्वों का परीक्षण क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। और वो तत्व कितना कितना प्रतिशत मात्रा में, वो निकालना क्या कहलाता है? मात्रात्मक विश्लेषण। ठीक है, 3 चीजें पढ़ेंगे अपन। पहला कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण, दूसरा कार्बनिक यौगिकों गुणात्मक विश्लेषण, और गुणात्मक विश्लेषण। क्लियर है ये वाली बात सभी को? हाँ जी, ओके। ये मैंने तुम्हें शेयर कर दी थी क्या? देखा था तुमने? यस सर। यस सर। नो सर। कर दी थी सर। देखा नहीं तुमने? पढ़ा नहीं? नहीं सर। नहीं पढ़ा। पढ़ा होते तो तुरंत आ जाता। चलो अभी भी तुरंत याद हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको। देखो इधर बहुत आसान है, कोशिश करो यही याद हो जाए, ठीक है? कोशिश करो आप यही याद हो जाए। कितनी विधि है ये? 5 विधि। सबसे पहली विधि है ऊर्ध्वपातन, नाम से पता लग रहा है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए ये विधि यूज लेते हैं। कौन से यौगिकों को? क्या करते हैं? एक पात्र में रख के गर्म करेंगे, तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की वाष्प पाइप के द्वारा अलग दूसरे कंटेनर में चल जाएगी और अशुद्धियां उसी कंटेनर में रह जाएगी। तो आपने उसको क्या किया? गर्म किया। तो जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है वो तो वाष्पित होकर दूसरे कंटेनर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और उस कंटेनर में क्या रह जाएगी? अशुद्धियां रह जाएगी। इस विधि का नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि। क्लियर है सबको यहां पर? कौन सी विधि है ये? को किस किस के लिए यूज होती है? जो वाष्पशील होते हैं। कैम्फर, जानते हो कैम्फर? कपूर को बोलते हैं। नो सर। यस सर। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी वाष्पशील होता है ना, रखते हैं ना कपूर में, इनमें अनाज में। एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, इनको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि यूज लेते हैं? कंसेप्ट समझ में आ गया इसका? गुड। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण।
क्रिस्टलीकरण में देखो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को एक उचित विलायक में घोलते हैं, तो उच्च ताप पर कार्बनिक पदार्थ घुल जाता है, उस उचित विलायक में उच्च ताप पर क्या हो जाता है, और अशुद्धियां विलय होती है। तो छानकर अशुद्धियों से क्या कर लोगे, उसको दूर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उस विलयन को ठंडा करेंगे। ठंडा करने पे उसके अंदर क्या है, शुद्ध कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि अशुद्धियों को तो आपने हटा दिया। अब वो शुद्ध कार्बनिक पदार्थ क्रिस्टलीकृत होने लगेगा, क्या करने पे, ठंडा, और क्रिस्टलीकृत होके अलग बैठ जाएगा पेंदेन विलयन से, ठंडा करने पे। फिर विलयन से कार्बनिक पदार्थ को अलग ले लो, निर्जलीकृत करवा के। क्लियर? कौन सी विधि है ये, किस सिद्धांत पे आधारित है, कार्बनिक पदार्थ किसी उचित विलायक में उच्च ताप पर अधिक घुलनशील होता है, जबकि अशुद्धियां उसमें अघुलनशील होती है। प्रिंसिपल समझ आ गए? गुड। अब है आसवन। आसवन का क्या प्रिंसिपल है, दो ऐसे द्रवों को सेपरेट करते हैं जिनके क्वथनांक में क्या हो, भिन्नता। दो ऐसे द्रवों को सेपरेट करते हैं जिनके क्वथनांक में भिन्नता हो। इसका एक सरल आसवन वाला विधि देखो, सरल आसवन डायग्राम दिख रहा है। इस राउंड बोतल फ्लास्क में दो अवयव रख दिए, ए और बी, दो द्रव, ठीक है। मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री और बी का 150 डिग्री, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो कौन जल्दी वाष्पित होगा, ए होगा या बी होगा, ए, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। तो ए वाला वाष्पित होके दूसरे कंटेनर में जाके इकट्ठा हो जाएगा और बी उसी में रह जाएगा। हो गए ना दोनों सेपरेट। अधिक वाष्पशील द्रव या कम क्वथनांक वाला द्रव, जिसका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्पशीलता, तो जिसका क्वथनांक कम है वो वाष्पशील प्रकृति का है, उसकी वाष्प अलग कंटेनर में चल जाएगी और राउंड बोतल फ्लास्क में दूसरा रह जाएगा। हो गए ना दोनों। ये सरल आसवन कौन सा है, अगर क्वथनांक में अंतर कम है, 10 केल्विन से 30 केल्विन तक का ही अंतर है, तो उसके लिए कौन सा आसवन लेते हैं अपन। इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें एक ऐसा यहां पर यूज लिया है, जो पाइप डाल रखा है ना उसको बोला रखा है प्रभाजी कॉलम। क्या बोला है, और उसमें स्लाइड सी लगी हुई है, लोहे की पत्तियां सी लगी हुई है, ऐसे तिरछी लगी हुई है नहीं। अब क्या करते हैं, क्वथनांक में अंतर क्या है, कम। अब गर्म करेंगे ना तो ए और बी दोनों वाष्पित होने लग जाएंगे, क्योंकि क्वथनांक में अंतर क्या है, लेकिन जो कम वाष्पशील द्रव है वो द्रव इन स्लाइड से टकरा के वापस नीचे आ जाए, और जो अधिक वाष्पशील द्रव है वो इनके होके बीच बीच में और लास्ट में यहां पे आ जाएगा। ये ऐसा कौन कर पाएगा, अधिक वाष्पशील वाष्पशील क्वथनांक, तो वाष्पशीलता अधिक है तो उसकी वाष्प इनसे बीच में होके भी इधर आ जाएगी, और कम वाष्प दाब वाला अधिक क्वथनांक वाला द्रव उसी में रह जाएगा। ये है कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि। हाँ जी बोलो, आया क्या, कौन सी विधि है ये, जी आसवन। आ गया सब बच्चों को समझ में। यस सर। चलो हाँ जी बच्चों, क्लियर सबको। हाँ सर। अब आगे आ जाओ। इसी आसवन में तीसरी विधि है कम दाब पर आसवन। कम दाब पर या निर्वात में आसवन, कम दाब पर आसवन या जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। 100 पे वो उबलना स्टार्ट कर देते। तो 100 डिग्री पर जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर यही होता है ना क्वथनांक की परिभाषा। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अगर मैं वायुमंडलीय दाब ही कम कर दूं, नॉर्मली कितना होता है 180 एम, मैं लिख दूं 0.5 atm,
तो जल जल्दी वाष्पित होने लग जाएगा, जल्दी वाष्पित हो जाएगा। दाब को ही कम करने ऐसा ही यहाँ पे करते हैं। तो कुछ द्रव कैसे होते हैं, कुछ द्रवों का क्वथनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है। दूसरा, वो अपने क्वथनांक बिंदु पर अपघटित होना प्रारंभ कर जाते हैं, वियोजित होना, टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे द्रवों के जिनका क्वथनांक बिंदु उच्च होता है और वो अपने क्वथनांक बिंदु पर क्या होने लग जाते हैं, वियोजित होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं क्वथनांक बिंदु पर। ऐसे द्रवों को शुद्ध करने के लिए ये विधि यूज लेते हैं। क्या कर लेते हैं इस विधि में, बाह्य दाब को ही कम कर देते हैं, जिससे वो द्रव जल्दी से ही, उसका क्वथनांक की, जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, बाह्य दाब 0.5 atm कर दिया तो 100 से कम पे ही होने लग जाएगा ना वो। ये करते हैं उसमें। बोलो आया कि नहीं आया, इतना क्लियर है सबको? ओके। यस सर। अब देखो यहां पे इसका एक एग्जाम्पल है। ग्लिसरॉल का क्वथनांक कितना होता है, उच्च है भैया, और इस ताप पर ये अपघटित भी होने लग जाता है। इसलिए बाह्य दाब को क्या कर दिया आपने, कितना लिया है, 15 mmHg तक आपने इसको रिड्यूस कर दिया बाह्य दाब को। तो क्वथनांक कितना हो जाएगा, कितने पर ही उबलना प्रारंभ कर ले, कम ताप पर ही वो उबलना, ऐसा होता है। शुगर मिल में भी, शर्करा या चीनी के सांद्रण में भी ये वाला मेथड आप यूज लेते हैं, गर्म करके सेपरेट करते हैं यहां पर, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे द्रवों को सेपरेट करने का मेथड है जिनका वाष्प दाब उच्च है, वो क्वथनांक उच्च है, और अपने क्वथनांक बिंदु पर वो वियोजित होना। देखो एक सामने एक एपरेटस दिखाई दे रहा है, इम्प्योर लिक्विड है इसमें, और क्या लगा रखा है ऊपर, थर्मामीटर, तापमापी लगा रखा है कि नहीं। अब इसके अंदर से द्रव जाएगा, दूसरे फ्लास्क में जाके इकट्ठा हो जाएगा, इसमें हो गया, इसमें इकट्ठा। और इसमें क्या लगा रखा है, यहां पर दाब को क्या करने के लिए और मापने के लिए क्या लगा रखा है, दाब को, दाब मापी होता है ना, जैसे मैनोमीटर। इस तरह से। तो आपने वैक्यूम पंप की सहायता से दाब को कम किया, वाष्प दाब को क्या कर दिया, बाह्य दाब को कम कर दिया, जिससे द्रव जल्दी से वाष्पित होकर इसमें आ जाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं कम दाब पर आसवन या निर्वात में आसवन। निर्वात में ये आगे सबको समझ में? अब करने वाले हैं विभेदी निष्कर्षण। इसका प्रिंसिपल देखो, विभेदी निष्कर्षण का इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कार्बनिक यौगिक जिसका शुद्धिकरण करना है वो उचित विलायक में अधिक होता है। कार्बनिक यौगिक जिसका शुद्धिकरण करते हैं उसकी विलेयता जल की अपेक्षा एक उचित विलायक में क्या होती है, अधिक होती है। तब उसको सेपरेट करते हैं इस मेथड, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि उस उचित विलायक में कार्बनिक यौगिक तो घुलना ही चाहिए, साथ में वो उचित विलायक जल के साथ क्या होना चाहिए, अमिश्रणीय। उचित विलायक जल के साथ क्या होना चाहिए, घुले नहीं, उसमें ऊपर अलग से रहे, लेयर बना ले। देखो दो यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ये ब्यूरेट से कंटेनर से, पहले वाले में क्या डाला हुआ है मैंने, जल के अंदर कार्बनिक यौगिक का जल विलयन से क्या डाल दिया मैंने, उचित विलायक। ये उचित विलायक है पूरा, और नीचे क्या है, जल। अब कार्बनिक यौगिक की विलेयता उचित विलायक में ज्यादा थी ना, इसलिए यहां से होके कार्बनिक यौगिक इसमें चल जाएगा ऊपर, और दोनों के बीच में सेपरेट लेयर है क्योंकि दोनों आपस में क्या है, अमिश्रणी। तो जल में से कार्बनिक यौगिक किस में चला गया, अब जल में क्या रह जाएगी, अशुद्धि। नीचे से वाल्व ओपन करके आप जल को निकाल सकते हो, अशुद्ध जल को। फिर इस कार्बनिक
पदार्थ उचित कार्बनिक यौगिक के अंदर जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता है, उससे कार्बनिक यौगिक को क्या कर लोगे आप, सेपरेट कर लो। ठीक है, क्या कर लोगे, सेपरेट, या बोल सकते हैं क्रिस्टलीकृत करवा दोगे उचित कार्बनिक विलायक से। ये यहाँ पर इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो विभेदी निष्कर्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, कार्बनिक पदार्थ जिसकी विलेयता उचित विलायक में अधिक हो, बजाय किसके, जिससे कार्बनिक, है ना, जिससे कार्बनिक यौगिक जल से किसमें एंटर कर जाएगा, उचित विलायक में उचित विलायक से कार्बनिक यौगिक को आसानी से। ठीक है, सबको आगे इतना क्लियर है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी लास्ट, किस पर आधारित है ये, अधिशोषण। इसमें क्या होता है, उचित विलायक क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार्बनिक यौगिक भी अलग अलग होगा, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा ओके कार्बनिक यौगिक क्या हो सकता है जिसका सेपरेट करना है, ठीक है। तो उचित विलायक कोई फिक्स थोड़ी होंगे, वो डिपेंड करेंगे उस कार्बनिक यौगिक पर जिसको सेपरेट करना है। ठीक है, किस कार्बनिक यौगिक पर जिसको हम अलग करना है। ऐसा थोड़ी है उचित विलायक कोई सा भी ले लो, हर कार्बनिक यौगिक को सेपरेट कर दो, ओके हर कार्बनिक यौगिक के लिए डिफरेंट हो। ठीक है सर। क्रोमेटोग्राफी किस पे आधारित है, अधिशोषण पर। अब आपने क्या किया, देखो एक ब्यूरेट दिख रहा है तुम्हें सामने, फर्स्ट वाला, उसमें अधिशोषक के रूप में क्या ले लिया, एल्यूमिना और सिलिका का पाउडर। क्या ले लिया इसमें, एल्यूमिना और Al2O3 और SiO2 का पाउडर। और ये पाउडर क्या है, अवशोषक है। इसमें आपने ऊपर से क्या डाल दिया, युक्त कार्बनिक यौगिक का मिश्रण डाल दिया, इसमें अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का मिश्रण ऊपर से डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो अशुद्ध आपने कार्बनिक यौगिक का मिश्रण इसमें डाला है ना, वो मिश्रण अलग अलग लेयर तक अधिशोषित हो जाएगा। देखो आप, अब अशुद्ध कार्बनिक यौगिक में दो तरह के पदार्थ हो गए, अशुद्ध और वो अवयव हो गए, अशुद्धि हो गई और वो कार्बनिक यौगिक हो गया, ऊपर से डाला है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जिस अवयव का अधिशोषण अधिक है वो पहले ही अधिशोषित हो जाएगा, ऊपर से डाल रहे हैं, और जिनका अधिशोषण वो नीचे जाके अधिशोषित हो। तो ऐसे बोल सकता हूं, जिसका अधिशोषण ज्यादा है उसकी गतिशीलता कम होगी, पहले ही अधिशोषित हो जाएगा ना। तो बी का अधिशोषण अधिक हो, अलग अलग कलर के बैंड बन गए, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो आया क्या, मतलब अशुद्धि की गतिशीलता कम है, अशुद्धि की गतिशीलता कम है, हाँ जी, अशुद्ध क्या कह रहे हो, अशुद्धि की गतिशीलता ज्यादा है, ज्यादा है। अरे अधिशोषित होगा तो ऊपर ही चिपक जाएगा ना, ऊपर से डाला है अपने, नीचे से नहीं डाला, अच्छा ऊपर से डाला है। तो गुरुत्वीय बल के कारण जिसका अधिशोषण कम होगा वो नीचे जाएगा, जाता जाएगा, जिसका अधिशोषण हो गया वो ऊपर ही रुक गया वो। ओके सर, ऐसे, ठीक है। तो ये है कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधियां। अब कौन सी विधि बता रहा हूं मैं, कार्बनिक गुणात्मक में, यानी कौन सा तत्व है। सबसे पहले विश्लेषण कर रहे हैं अपन कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण। कार्बन और, देखो क्या किया, एक परख नली में कार्बनिक पदार्थ डाल दिया, कॉपर का ऑक्साइड डाल दिया। अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा तो कॉपर ऑक्साइड उस कार्बन को ऑक्सीकृत कर देगा CO2 में, और कौन सी गैस निकलेगी, CO2। अगर हाइड्रोजन होगा तो कॉपर ऑक्साइड उससे क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित कर रहा है, जलवाष्प। हाइड्रोजन होगा तो जलवाष्प, और कार्बन होगा तो CO2 गैस निष्कासित हो रही है। क्लियर है इतना सबको,
ठीक है, तो जलवाष्प का निष्कासित होना बताएगा हाइड्रोजन है, CO2 का निष्कासित होना बताएगा, आपको थोड़ी दिखेगी CO2 नहीं ना, तो आप इसके मुंह पे क्या लगा दोगे, ये एक टेस्ट ट्यूब लगा दोगे जिसमें चूने का पानी डाल दोगे, तो CO2 निकलेगी ना, तो चूने का पानी कैसे कलर का हो जाएगा, मिल्की का अवक्षेप, कौन सा कलर का, मिल्की कलर। हाँ क्लियर। तो दूधिया रंग का प्रकट होना क्या बताएगा, कार्बन की उपस्थिति, CO2 की उपस्थिति, और CO2 की उपस्थिति बताएगी कार्बन की उपस्थिति। और जलवाष्प है, आपको कैसे पता चलेगा जलवाष्प, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट ना व्हाइट कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट थोड़ी देर बाद नीला हो जाएगा, क्यों, कॉपर सल्फेट जल को क्या कर लेगा, अधिशोषित, तो वो कलर्ड हो जाएगा ब्लू कलर का, तो कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर का होना बताएगा कि हाँ जलवाष्प, और जलवाष्प बताएगी हाँ, ऐसे पता चल गया, आसान है। तो कार्बन हाइड्रोजन का परीक्षण करते हो आप इस मेथड से, कॉपर के ऑक्साइड के साथ रख के उसको गर्म करते हैं, CO2 निकलता है तो कार्बन है, जलवाष्प निकलती है तो, अब है हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का परीक्षण, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और परीक्षण कैसे करेंगे, देखो इसके लिए सबसे पहले, इस परीक्षण के लिए मतलब इनके परीक्षण के लिए पहले तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जिसको आप लैसाने विलियन भी बोलते हैं, बनाया था क्या लैब में, बनाया था, पढ़ा था सर, बनाया नहीं था। ज्वेलर नली जानते हो, ऐसी होती है रिफिल की जैसी, ऐसे कांच की छोटी सी, इतनी यस सर। नली होती है इतनी सी, इससे थोड़ी सी मोटी होती है ना, एक तरफ से बंद होती है एक तरफ से खुली हुई होती है, से कांच की होती है, ग्लास की छोटी, उसमें क्या डाल देते हैं अंदर, कार्बनिक यौगिक डाल देंगे, थोड़ा सा ही आएगा, उस कार्बनिक यौगिक द्रव है तो द्रव अवस्था में, ठोस है तो थोड़ा से पार्टिकल जल जाएंगे अंदर, और फिर सोडियम पीस डाल देंगे छोटा सा उसके अंदर, फिर इसको ऐसे पकड़ के और ज्वलन नली पे रखेंगे, गर्म करेंगे, है ना, उंगली से नहीं, ज्वलन नली पे रख के और गर्म करेंगे, गर्म करेंगे कब तक, जब तक लाल तरफ, जब रेड हॉट हो जाएगी ना, तो उसको 3/4 भरी हुई परख नली पानी से, ठंडे ठंडे पानी से भरी हुई परख नली, टेस्ट ट्यूब जानते हो ना ग्लास की, है ना, 1/3 वो 3/4 भरी हुई फिल, उसमें डाल देंगे उसको ऐसे, जैसे ही डालेंगे वो रेड हॉट है ना, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्या, ज्वलन नली है टेस्ट ट्यूब, ज्वलन नली, ज्वलन नली टूट गई, विलयन बन गया, अब उसको छान लिया, छान के कचरे को बाहर फेंक देंगे, वो छना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, लैसाने विलयन या सोडियम निष्कर्ष, सोडियम निष्कर्ष नाम से पता लग रहा है कार्बनिक यौगिक विद सोडियम, छानना बन गया भैया, आ गया समझ में, ये है सोडियम निष्कर्ष, क्लियर है सबको यहां तक, कार्बनिक पदार्थ, सोडियम पीस गरम किया, रेड हॉट तक, किसमें डाला, ठंडे पानी में, छानना, क्या बना, अब लैसाने विलयन में अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, सोडियम के साथ है तो NaCN बन जाएगा, सोडियम निष्कर्ष में कार्बनिक यौगिक में सल्फर है तो Na2S, कार्बनिक यौगिक में हेलोजन है तो NaX, Cl है तो NaCl, Na तो है ही ना, सोडियम पीस डाला है ना आपने, सबसे पहले परीक्षण कर रहे हैं अपन, क्या करेंगे, सोडियम निष्कर्ष की 2 बूंद, सोडियम निष्कर्ष की 2 ml सॉल्यूशन, उसमें डाल दिया NaOH और ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट, तो जैसे ही डालोगे बॉईल करोगे तो पता है क्या होगा, पहले तो ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे आपस में, और क्रिया करके क्या बना लेंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड, फिर फेरस हाइड्रोक्साइड सोडियम निष्कर्ष के साथ क्रिया करेगा, कार्बनिक पदार्थ में अगर है कार्बन और नाइट्रोजन, तो सोडियम निष्कर्ष के साथ क्रिया करने पे क्या बन जाएगा, एक संकुल जिसका नाम सोडियम फेरोसाइनाइड, क्या नाम है इसका, सोडियम सोडियम फेरोनाइट, सोडियम फेरोनाइट साइनाइड के साथ
एक ऐसे लवण की क्रिया कराएंगे जिसमें आयरन +3 है। सोडियम फेरोसाइनाइड के साथ एक ऐसे लवण तो बन जाएगा एक लवण, बन जाएगा एक संकुल फेरी फेरोसाइनाइड। कौन सा कलर का ये? बैंगनी। बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर के अवक्षेप का बनना बताता है, हाँ नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन का परीक्षण। नाम याद रखो, फॉर्मूले का एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा अवक्षेप बनता है। Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। ठीक है, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम क्या लिखा है? फेरी फेरोसाइनाइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या लिखा है? आयरन हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। कोऑर्डिनेशन का नामकरण का तरीका है ना एक अलग, पढ़ेंगे आगे। इस तरह से क्या किया है इस सॉल्यूशन में? नाइट्रोजन के परीक्षण में फेरस सल्फेट लिया, NaOH लिया, सोडियम निष्कर्ष लिया, गर्म किया। पहले तो फेरस हाइड्रोक्साइड बना, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaCN से क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड Fe+3 वाले सॉल्ट के साथ क्रिया करके जो कैसे कलर का? बस इसका बनना बताएगा, हाँ नाइट्रोजन की प्रेजेंस। क्लियर? अब करते हैं सल्फर की प्रेजेंस। इसे करते हैं सल्फर कट परीक्षण। दोनों नाम दिए, लेड एसिटेट टेस्ट और लेड एसिटेट के साथ क्रिया कराएंगे सोडियम निष्कर्ष की। अगर सल्फर है तो पीबीएस का ब्लैक कलर का अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप का बनना, पीबीएस का अवक्षेप का ब्लैक कलर का बनना क्या बताता है? सल्फर की प्रेजेंस। ठीक है, ऐसे ही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये फॉर्मूला याद रखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, क्या नाम है? Na2FeH2O का होल 5 NO, यही है। इसकी अभी क्या कराएंगे? सोडियम निष्कर्ष के साथ। अगर सल्फर है तो क्या बनेगा? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। इस फॉर्मूले में NO के साथ S भी जोड़ दिया, बस NO है ना। नाइट्रोप्रोसाइड में थायोनाइट्रोप्रोसाइड का मतलब सल्फर आ गया। क्या कॉम्प्लेक्स बना? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। कौन से कलर का? बस इसका बनना बताएगा प्रेजेंस को। अब एक ऐसा टेस्ट बताने वाला हूं जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का परीक्षण कर लेते हैं। सल्फर और दोनों का कैसे करेंगे? आयरन +3 वाले कोई भी लवण के साथ सोडियम निष्कर्ष को मिला के और गर्म करेंगे। अगर रेड ब्लड कलर का आ रहा है, रक्त तृप्त आ रहा है रेड कलर, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की प्रेजेंस को बताएगा, क्योंकि NaSCN तो सोडियम निष्कर्ष हो गया ना, इसके साथ Fe+3 वाला कंपाउंड एक लवण बनाएगा। कौन सा? ये वाला FeSCN का होल, वो FeSCN, और इस पर चार्ज कितना? ये रेड ब्लड कलर का अवक्षेप है। और रेड ब्लड कलर का ये बनना क्या बताएगा आपको? नाइट्रोजन की और सल्फर की उपस्थिति। क्लियर है सबको? आ गया समझ में? एकदम गुड। हेलोजन का परीक्षण कर रहे हैं। किससे करेंगे? AgNO3 से। AgNO3 के विलयन में लेसाने विलयन डाल दो। क्या डाल दो? जैसे मान लो क्लोरीन है तो NaCl हो गया। NaCl को AgNO3 में डालेंगे तो AgCl का अवक्षेप बनेगा कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का बना। और व्हाइट कलर के अवक्षेप का बनना बताता है किसकी उपस्थिति? क्लोरीन की। ठीक है, अब देखो इधर, ऐसे ही NaBr अगर ब्रोमीन होगा तो AgNO3 जो है वो NaBr के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? का अवक्षेप। और AgBr के अवक्षेप का बनना क्या बताएगा आपको? ब्रोमीन। ऐसे ही NaI के साथ क्रिया कराओगे AgNO3 की, क्या बनेगा? AgNO3। और वो बनेगा क्या? AgI का अवक्षेप। कौन से कलर का? ठीक है, वो बताएगा आपको किसकी उपस्थिति? आयोडाइड की उपस्थिति।
क्लियर? ठीक है। इसके बाद है फास्फोरस का परीक्षण। कैसे कराएंगे? सोडियम परऑक्साइड की क्रिया कराएंगे किस उस कार्बनिक यौगिक के साथ जिसमें क्या उपस्थित है। तो सबसे पहले फास्फोरस जो है सोडियम परऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? सोडियम फॉस्फेट। क्या बना लेगा? और फिर सोडियम फॉस्फेट की अभिक्रिया कराओगे किसके साथ? H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ। क्या बना लेगा? अमोनियम फॉस्फेट। H2SO4 भी ले सकते हो। क्या बन जाएगा? अमोनियम। अच्छा है, दूसरा स्टेप। ठीक है, तो सोडियम फॉस्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करा लोगे आप? HNO3 के साथ। क्या बना? H3PO4। ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल, है ना। तो जितना भी फॉस्फोरस था वो पहले आपने वो किस में बदल दिया? H3PO4 में। जितना भी फॉस्फोरस था सारा इसमें आ गया। अब H3PO4 की क्रिया कराएंगे एक संकुल के साथ, एक कंपाउंड के साथ जिसका नाम है अमोनियम मोलिब्डेट। क्या नाम है उसका? जिसमें मोलिब्डेनम है मेटल। कौन सा है? मोलिब्डेनम। और उसका ऑक्सीकरण अवस्था है +6 है। ठीक है, और यह अभिक्रिया करेगा किसके साथ? H3PO4 के साथ, और बन जाएगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम, और उसका कलर होगा, तो उसका अवक्षेप बनना क्या बताएगा आपको? फास्फोरस की उपस्थिति। इसमें फॉर्मूला भी याद रखना है ना। अमोनियम मोलिब्डेट NH4 का होल ट्वाइस MoO4। MO मींस मोलिब्डेनम, O वो ऑक्सीजन है। 2 अमोनियम पर +2 चार्ज है, 4 ऑक्सीजन पर -8 है। -8 में से +2 गया तो +6, जो एक मोलिब्डेनम पे आ जाए। आ गया सबको समझ? तो ये है यहाँ पर अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। क्लियर है यहां तक सबको? ओके। हाँ, अब पढ़ने वाले हैं तत्वों का कौन कौन सा तत्व कितना कितना परसेंट में। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन का। किसका सबसे पहले? कैसे करेंगे? पात्र में कार्बन रखा और हाइड्रोजन। देखो इधर शुरू से देखना। O2 पास कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ को नीचे से क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं। तो कार्बनिक पदार्थ को आप गर्म कर रहे हो यहां पे किसके साथ? तो कॉपर के ऑक्साइड के साथ कार्बनिक पदार्थ को गर्म करेंगे तो कार्बन तो निकलेगा CO2 के रूप में, हाइड्रोजन निकलेगा। याद है आप? यही था गुणात्मक भी। अब फिर Yes, sir. आगे मैंने 2 यू शेप ट्यूब बना रखी है, यू आकार के नली का। पहले यू शेप ट्यूब में क्या भरा हुआ है? इसका काम क्या है? जलवाष्प को। अवशोषित। तो जितनी भी जलवाष्प बनेगी उसको सबको ये क्या कर लेगा? आगे लिखा हुआ है KOH, आगे वाले यू शेप ट्यूब में KOH करता है अम्लीय गैसों को अवशोषित। कौन सी गैसों को? CO2 भी अम्लीय होती है। कैसी होती है ये? ठीक है, तो इसको गर्म करने पे, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पे कैल्शियम क्लोराइड के भार में जो भी वृद्धि होगी किसके कारण होगी? जलवाष्प के अवशोषित करने के कारण। तो कैल्शियम क्लोराइड का पहले वाला भार पहले से कैलकुलेट करके रखोगे, अब कितना हुआ वो निकाल लोगे, दोनों का अंतर निकाल लोगे। वो अंतर किसका भार होगा? जलवाष्प का। जलवाष्प का। किसका होगा? नहीं आया? पहले तो कैल्शियम क्लोराइड भरा है ना इसमें। अब जैसे कार्बनिक पदार्थ को जलाओगे, मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन है तो क्या निकलेगी? H2O, जल निकलेगा। और जल को ये क्या कर लेगा? कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके भार में वृद्धि होगी। अवशोषित।
कैल्शियम क्लोराइड Yes, sir. के भार में हुई वृद्धि बराबर होगी जल की कुल मात्रा, और जल की मात्रा से हाइड्रोजन निकल जाएगा। कैसे? अच्छा 18 ग्राम जल में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। मान लीजिए भार में वृद्धि हुई x ग्राम की, तो x ग्राम जल में हाइड्रोजन कितना होगा? अरे भाई, कैल्शियम क्लोराइड के भार में मान लीजिए वृद्धि हो गई किसकी? x ग्राम की, यानी x ग्राम किसकी मात्रा आ गई? जलवाष्प की। जलवाष्प की या जल की, है ना। 18 ग्राम जल में कितनी हाइड्रोजन है? 2। 18 ग्राम है ना। में ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम हाइड्रोजन। 18 ग्राम जल में हाइड्रोजन 2 ग्राम। x ग्राम जल में हाइड्रोजन कितनी हो? 18x 2। 18 इंटू इसकी मात्रा आ गई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की। आते हैं हाइड्रोजन की। नहीं आया समझ में? जलवाष्प की तो x ग्राम ही थी ना, उसमें जल कितना होगा वो निकाला है मैंने। 18 ग्राम में 2 ग्राम होता है, तो x ग्राम में कितना होगा? 2/18 इंटू x। नहीं आया? आ गया सर। हाइड्रोजन की मात्रा बटे कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा इंटू 100, किसका परसेंट आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे? अच्छा, हाइड्रोजन की yes, sir. मात्रा बटे कुल मात्रा कार्बनिक पदार्थ जो आपको प्रश्न में दी गई है इंटू 100, परसेंट आ जाएगा। ऐसे कैसे कार्बन के निकालेंगे, बताओ कैसे? 2x बाई पहले कार्बन की। सर ये KOH के भार में जो भी वृद्धि होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी होगी? KOH के भार में जो भी वृद्धि होगी किसके भार में होगी वो वृद्धि? कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, मान लीजिए आपको y ग्राम CO2 मिल गया। अब सर इसमें ना इसमें जैसे 12 ग्राम तो कार्बन है और 44 ग्राम CO2 में 32 12 ग्राम कार्बन है और 12/44 ऑक्सीजन। अब बताना कुछ। सर 12x बाई 44 इंटू 100। 44 गुणा किसका भार आया? परसेंट निकालेंगे, ये वाला भार बटे टोटल भार इंटू आंसर। क्लियर? नहीं आया? ये देखना, ये कुछ समझ लिखा है मैंने। किसका किसका विश्लेषण कर रहा हूं पहले तो? क्या लिखा है? निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि बराबर x ग्राम बराबर किसका भार? 18 ग्राम H2 में हाइड्रोजन, तो x ग्राम जल में कार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन की प्रतिशतता, जल का भार बटे हाइड्रोजन का भार बटे टोटल भार इंटू 100। हाइड्रोजन का कितना है? 2/18 इंटू x। क्लियर? यस सर। कार्बन का QH के भार में हुई वृद्धि बराबर CO2 का भार। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन, तो y ग्राम CO2 में 12 बाई 44 इंटू कार्बन का भार बटे टोटल भार इंटू
सर कार्बन की 54 पॉइंट कुछ। 54 पॉइंट कुछ कार्बन की, और हाइड्रोजन की 19 पॉइंट कुछ। नाइन 9.6 के समथिंग। ओके, हाँ जी, आओ। क्या क्या आपने देखा सामने? यस सर। कर लोगे? आया किसी एक का परसेंट? ओके, ठीक है। अब मैं किसका परीक्षण कर रहा हूं? नाइट्रोजन का परीक्षण के लिए दो विधि है, एक ड्यूमा विधि और एक केल्डॉल विधि। नाम सुना होगा? सबसे इंपोर्टेंट ये दो ही मेथड है जिनसे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ड्यूमा मेथड और ड्यूमा मेथड में देखो क्या होगा, आपको ऐसे देगा कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन को ज्ञात करने की एक विधि में दिए गए ताप और दाब पर प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन, दिए गए ताप और दाब पर प्राप्त नाइट्रोजन का, तो आपको ताप देगा, दाब देगा और नाइट्रोजन का आयतन देगा, ठीक है। और फिर कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा देगा। क्या पूछेगा? नाइट्रोजन का परसेंट। साथ में जो दाब होगा ना, उस दाब में नाइट्रोजन के अलावा नमी भी होगी, तो वो दाब किसका है? नमी युक्त नाइट्रोजन का दाब। तो उसमें नाइट्रोजन का दाब क्या होगा? नमी का माइनस करना पड़ेगा, जल का वाष्प दाब, तो आपको देगा जल का पृष्ठीय तनाव। क्या देगा? तो वो क्या करना पड़ेगा? दिए गए दाब में से माइनस करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का दाब आएगा, ठीक है। नमी युक्त, देखो वापस बोल रहा हूं, नमी युक्त गैस का दाब क्या होता है? गैस का दाब, जल का वाष्प दाब, ये कह रहा हूं। तो नमी युक्त नाइट्रोजन का दाब क्या है? नाइट्रोजन का दाब प्लस, तो आपको नाइट्रोजन का दाब निकालना पड़ेगा पहले। तो जल के पास तनाव देगा आपको क्वेश्चन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुल दाब में से। अब आपको प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, वॉल्यूम, आपको उसकी तुलना करनी है किससे? एसटीपी से, क्योंकि आपको एसटीपी पे आयतन निकाल लो नाइट्रोजन का उस कंडीशन से। याद है संयुक्त गैस समीकरण, T1V1 अपॉन T1 बराबर, तो दो कंडीशन हो गई, एक तो दी हुई कंडीशन और एक दी हुई कंडीशन P1V1 T1 बोल दी, और एसटीपी वाला प्रेशर होता है 180 m, पता है ना? ये mm में कितना होता है? 760 mm। दिया गया ताप, ठीक है, एसटीपी पर ताप कितना होता है? 200, यही होता है एसटीपी पे ताप, 273 केल्विन। आयतन 22.4 मत लिख देना, ठीक है, 22.4 तो 1 मोल का होता है, ठीक है ना। अब आप इनकी तुलना करो, संयुक्त गैस समीकरण लगाओ, P1V1 अपॉन T1 बराबर, और ये गिवन कंडीशन है और ये एसटीपी है, एसटीपी पे V2 निकल जाएगा बस। अब जब एसटीपी पे नाइट्रोजन का आयतन ही निकल जाएगा तो बाहर भी निकल जाएगा। मोल का फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला कौन सा? पहला क्या है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, दूसरा एसटीपी पे आयतन बटे 22.4, तो ग्राम में मात्रा निकल जाएगी इससे नाइट्रोजन की, पहले और दूसरे फॉर्मूले को लगा के। ग्राम में मात्रा W, अणुभार नाइट्रोजन का 28 बराबर एसटीपी पे आयतन निकल जाएगा, वो रख देना, बटे W आ जाएगा। नाइट्रोजन का ग्राम में मात्रा आ गया, बटे कुल मात्रा इंटू 100, नाइट्रोजन का परसेंट। नहीं आया? अब एक न्यूमेरिकल से बताता हूं, क्वेश्चन पढ़ो इसको।
रस्तनाव दिया है, कुल दाब दिया है, जल का वो नाइट्रोजन का दाब कितना हो जाएगा 700। आयतन कितना दिया है V1 और ताप क्वेश्चन में दिया है, मैंने लिख दिया इधर। एसटी पे वाला दाब कितना होता है 700, क्योंकि इधर एमएम में है, इधर एमएम में है दाब, तो इधर भी एमएम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर 50 ml है आयतन और एसटीपी वाला निकालना है, V आ जाएगा, कितना आया, ये आ गया ml में आयतन। अब आयतन से आपने बाहर निकाल लिया, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट और सेकंड। याद आ गया कि नहीं आया, मूल कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर क्लियर है इतना। अब इससे नाइट्रोजन की मात्रा आ गई ना, और परसेंट कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा बटे कुल मात्रा इनटू, बस आ गया। कौन सा मेथड है, ड्यूमा विधि, नाइट्रोजन का परसेंट आ जाएगा। आ गया सबको यहां तक समझ में, क्लियर है यहां तक सभी को, हाँ जी ओके। यही क्वेश्चन है ये वाला। अब एक क्वेश्चन और दिया आपके पैकेज में, आप खुद देखना, अभी बताता हूं। दूसरा मेथड कौन सा है, है ना, कैल्डोल विधि भी नाइट्रोजन के परीक्षण में यूज होती है। कौन नहीं देता है ये परीक्षण, वो ध्यान रखो। ऐसा नाइट्रोजन जो वलय में हो, जैसे पेरिडिन, पेरिडिन में नाइट्रोजन वलय में होता है, पायरॉल वलय में ही होता है। दूसरा, ऐसा नाइट्रोजन जो NO2 में हो, यानी NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन, ये टेस्ट। तीसरा, एजो ग्रुप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एजो ग्रुप, ये वाला परीक्षण नहीं देगा। इतना क्लियर है सारे बच्चे अच्छी तरह से, हाँ जी बच्चों, यस ओके। अब आ जाओ, ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ जी क्लियर है ना सारे बच्चों को। अब अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करा दो, NaOH। एक मिनट, सॉरी मैंने कुछ नहीं बताया अभी। कौन कौन नहीं देगा ये क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब क्या करने वाले हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन है, ये कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन है, उसकी क्रिया कराएंगे H2SO। जितना भी नाइट्रोजन है सारा किस में बदल जाएगा, अमोनियम सल्फेट में। किस में बदल जाएगा, कार्बनिक यौगिक का नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में बदल गया। अब अमोनियम सल्फेट की क्रिया किससे करा दी, सोडियम Na। हाइड्रोक्साइड। तो जितना भी नाइट्रोजन था सारा कौन सी गैस के रूप में निकल गया, अमोनिया। किसके रूप में निकल गया, अमोनिया के रूप अमोनिया गैस। में। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, यस सर। ओके। अब अमोनिया में आ गई सारी नाइट्रोजन, ठीक है। अब उसका अनुमापन कराएंगे किसी अम्ल से, क्योंकि अमोनिया क्षार है। क्या कराएंगे, अनुमापन। अनुमापन आपको पता है ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या प्राप्त करते हैं अपन, एक अज्ञात विलयन की सांद्रता प्राप्त कर सकते हैं ज्ञात विलयन की सहायता से। कौन सा नियम लगा के, रासायनिक तुल्यांक का नियम लगा के। कौन सा नियम लगा के, अभी बता। तो मैंने अनुमापन का मतलब टाइट्रेशन ही होता है। बिल्कुल, इसको टाइट्रेशन ही बोलते हैं। हाँ, अमोनिया का अनुमापन किसके साथ करा दिया मैंने, H2SO4 का। अम्ल क्षार अनुमापन हो गया। अब ये क्षार अमोनिया H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है। अगर H2SO4 की कुल मात्रा ने अमोनिया को पूरे को क्या कर दिया, उदासीन, इतनी मात्रा ली H2SO4 की आपने, ये अमोनिया
H2SO4 की इतनी मात्रा ली है जिसको अमोनिया के सब पूरे आयतन ने क्या कर दिया, और अमोनियम सल्फेट। तो आप रासायनिक तुल्यांकन लगाओगे, अमोनिया का बराबर H2SO4 का Yes, sir. ग्राम, फिर H2SO4 का ग्राम तुल्यांक दिया है तो आप अमोनिया का ग्राम तुल्यांक निकल जाएगा, और अमोनिया के ग्राम तुल्यांक से अमोनिया का ग्राम निकल जाएगा, अमोनिया के ग्राम से नाइट्रोजन का ग्राम निकल जाएगा। 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन, 14 ग्राम, Yes. x ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन, 14/17 into x. ऐसे निकाल लो। अब इसमें दूसरा तरीका और आता है, कई बार H2SO4 ना आपने ज्यादा उडेल दिया। अमोनिया के सॉल्यूशन में क्या डाल रहे हो आप, ये H2SO4 में अमोनिया, तो अमोनिया पूरा उदासीन हो गया, फिर भी H2SO4 बचा रह गया। Yes, sir. तो अब क्या करोगे, H2SO4 अधिक में उसको उदासीन करने के लिए अतिरिक्त कोई क्षार लिया, NaOH, क्या लिया, फिर NaOH डाल के H2SO4 को क्या किया, उदासीन। तो अब रासायनिक तुल्यांक का नियम कैसे लगेगा, H2SO4 के ग्राम तुल्यांक बराबर अमोनिया के ग्राम तुल्यांक प्लस NaOH। NaOH के ग्राम तुल्यांक। कुछ मात्रा अमोनिया ने उदासीन करी, बाकी बची हुई कुछ मात्रा NaOH ने। बोलो आ गया क्या, क्लियर है क्या, ऐसे आप करो। ग्राम तुल्यांक वाला लॉ तो लेकिन जितने भी अपन लेते हैं उन सब के लिए इक्वल लगता है ना। बस यही तो होता है, इक्वल लगता है। और इक्वल कब लगता है, जब वो रस समीकरण मिति अनुपात में क्रिया करते हैं, यानी दो अभिकर्मक लिया, एक की इतनी मात्रा ली कि दूसरी की मात्रा को पूरी तरह से क्रिया कर रहा है, तो दोनों के ग्राम तुल्यांक क्या है, सेम। लेकिन आपने दो ले लिए तो उसमें एक सीमांत अभिकर्मक है, जैसे ए और बी ले लिया, ए सीमांत है तो ए क्रिया करने के बाद खत्म नहीं हुआ, तो बी को खत्म करने के लिए आपने सी लिया, फिर सी के ग्राम तुल्यांक जो बी के बची हुई मात्रा को उदासीन कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, बी के ग्राम तुल्यांक बराबर ए के ग्राम तुल्यांक प्लस सी के ग्राम तुल्यांक, वही जो यहां लगा रहा हूं, आया। यस सर। अब देखो यहां पर, इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या किया यहां पर, अमोनिया का अनुमापन किसके साथ करा दिया, H2SO4 के उपरोक्त अनुमापन के बाद अगर आधिक्य में H2SO4 तो शेष बची मात्रा को किसके द्वारा, NaOH के। ये हो जाएगी। तो रासायनिक तुल्यांक का नियम लगाया, अमोनिया का ग्राम तुल्यांक किसके बराबर, और ग्राम तुल्यांक का नियम लगा दिया, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की, ये ग्राम तुल्यांक, ये पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट, देखना ये कोई नई चीज थोड़ी है इसमें। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की बार, तुल्यांक की बार क्या होता है, अणुभार बटे एन फैक्टर, और W/M को मैं मोल भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसको मैं, बोलो आया कि नहीं आया। और ग्राम तुल्यांक ये भी होता है ना, नॉर्मलता इंटू आयतन इन लीटर, क्योंकि नॉर्मलता होता क्या है, ग्राम तुल्यांक बटे आयतन इन लीटर, तो ग्राम तुल्यांक बराबर नॉर्मलता इंटू आयतन इन लीटर, नॉर्मलता को मैं क्या लिख सकता हूं, into n factor. यस, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करो आप, इसमें कौन सा ग्राम तुल्यांक का नियम लगाओगे, पढ़ना जरा इसको। बताओ कौन सा नियम लगा रहे हो, NH3 के ग्राम तुल्यांक इज इक्वल्स टू H2SO4 के ग्राम तुल्यांक, दो ही है। आ गया सबको समझ में, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, NH3 के ग्राम तुल्यांक बराबर H2SO4 के, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्यों करोगे सिर्फ इतना ही, क्योंकि बोला है, यस सर। आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर है सारे बच्चों को, कंप्लीट है ये वाला पॉइंट। ओके क्लियर। अब इसके बाद देखो, इसमें देखो क्या किया, H2SO4 का ग्राम तुल्यांक क्या है, 2 × 1 × 10/1000, क्यों,
ml में है तो अपॉन 1000 और मोलरता दिया है तो n फैक्टर गुणा करोगे। क्या निकल गया इससे? देखो अमोनिया का ग्राम तुल्यांक मैंने क्या लिखा है, W बाई, क्यों मुझे W निकालना था इसलिए डायरेक्ट, इसलिए। और E कितना है अमोनिया का? 17। क्यों? क्योंकि n फैक्टर 1 है। अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन एक H प्लस को ही तो ग्रहण करता है, क्षार की अम्लीयता। अब यहां पर 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन 14 ग्राम है, तो 0.34 ग्राम में ये आ गई मात्रा किसकी? अब नाइट्रोजन की मात्रा अपॉन दी हुई मात्रा इनटू क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पैकेज में, जेल्डॉल और ड्यूमा, है ना। 5 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, आप सारे सॉल्व कर लेना, उनमें से आधे तो यही है। इसमें इसको देखो क्या लिखा है, इसमें क्या लगाओगे आप? हेलो सर। हाँ जी, सर जैसे सर लास्ट में अपन ने मतलब 0.5 से डिवाइड किया है सर, जैसे क्वेश्चन में तो 0.5 ग्राम टोटल जो कार्बनिक अपन को दिया गया पदार्थ सर उसकी मात्रा है ना। हाँ अपन को नाइट्रोजन तो- का परसेंट निकालना है। सुनो वापस, नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा बटे कुल मात्रा इंटू 100। ओके सर। कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी है तो कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा बटे कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इंटू 100, तभी तो आएगा परसेंट। हाँ हाँ सर। ओके, अब देखो कार्बनिक तो पदार्थ की लगभग मात्रा दे दी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा बताओगे? NaOH H2SO4 का दिया है, NaOH का दिया है, अतिरिक्त H2SO4, क्या फॉर्मूला लगाएगा, ये वाला है कि अमोनिया के प्लस NaOH के बराबर। अब अमोनिया का नहीं पता, इन दोनों के पता है, लगा दी उन्हीं टर्म में। अमोनिया की मात्रा आ जाएगी यहां से, ये आ गई मात्रा, ये वाली मात्रा। अब अमोनिया से नाइट्रोजन निकाल लिया 14/17 गुणा करके, नाइट्रोजन आ गया ना, और नाइट्रोजन की मात्रा बटे कुल मात्रा इंटू क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंट आ जाएगा। हेलोजन का परीक्षण अभी पढ़ा था AgNO3, वही वाला ये, इस विधि का नाम है कैरियस मेथड। कैसी विधि है ये? कैरियस विधि। इस विधि में क्या करेंगे, देखो इधर, इस विधि में AgNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, AgCl का अवक्षेप बना, वेट का बाहर निकाल लो, अवक्षेप का बाहर 143.5 ग्राम है इसका मोलर द्रव्यमान, तो 143.5 ग्राम में 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो x ग्राम अवक्षेप का भार है, उसमें क्लोरीन कितनी होगी निकाल लो, 5/143.5 इंटू एक्स और बटे कुल मात्रा इंटू 100। यही फॉर्मूला ब्रोमाइड के लिए, AgBr का अवक्षेप बनेगा भाई AgNO3 के साथ, अवक्षेप का वेट मेजर कर लोगे, AgBr का मोलर द्रव्यमान कितना दिया, Ag का 108 और उसका 80 यानी 188 ग्राम में ब्रोमीन कितनी है, 80 ग्राम, तो x ग्राम में कितनी होगी, ये ब्रोमीन का भार बटे कुल भार इंटू 100। सेम आयोडीन के लिए फ्लोर AgF क्या होता है, सोल्यूबल आयोडीन का। सल्फर का विश्लेषण कैसे करेंगे, जितना भी सल्फर है ना HNO3 और वाटर पास करें, विधि में बेरियम सल्फेट का इतना भार है, बेरियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है 233, वो भी क्वेश्चन में देगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो 233 ग्राम में सल्फर कितना है, 32 ग्राम, तो x ग्राम जो भी देगा क्वेश्चन में 32/233 इंटू एक्स, सल्फर की मात्रा टोटल मात्रा इंटू सल्फर का परसेंट। फास्फोरस में भी यही है, आपको कुछ इतना ये रिएक्शन तो समझाने के लिए, बाकी आपको क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा। फास्फोरस पहले अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये फॉर्मूला है, मैग्नीशियम अमोनियम Mg पे +2 अमोनियम पे +1 फॉस्फेट में -3 हो गए ना बैलेंस। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से क्या बना लिया, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की मात्रा आपको दे देगा, कुल मात्रा
और उसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 222 ग्राम में फास्फोरस कितना है? 62, क्योंकि 2 मोल है तो x ग्राम में कितना होगा? आगे नहीं समझ में? एक टाइप के हैं सारे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, आगे सबको समझ। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालोगे? जितने भी तत्व की प्रतिशत मात्रा अभी तक निकाली वो सारी माइनस कर लो 100 में। किसकी आ जाएगी? नहीं आया समझ में? सबकी निकाली थे ना हमने, कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन का परसेंट, हेलोजन का परसेंट, सल्फर का परसेंट, वो सारा परसेंट 100 में से माइनस करेंगे, बची हुई किसका परसेंट? ऐसे निकाल। आसान है एकदम, क्लियर है सबको? आगे समझ में ये वाला पॉइंट? हाँ जी, यस सर। ओके। तो यह है तत्वों का मात्रात्मक विश्लेषण। तो मैंने आपको गुणात्मक बताया और कौन सा बताया? मात्रात्मक। गुणात्मक में तो ये देखते हैं कौन कौन सा तत्व है, मात्रात्मक में क्या देखते हैं? उसका प्रतिशत संगठन। वो आपकी कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। ड्यूमा और जेल्डॉल वाले समझ आ गए? ड्यूमा में तो P1 V1 अपॉन D1 बराबर P2 V2 अपॉन, और जेल्डॉल में क्या निकालना है? उनका रासायनिक तुल्यांक नियम लगा के अमोनिया की ग्राम में मात्रा निकालनी है, फिर उससे नाइट्रोजन की मात्रा, फिर उसका परसेंट। क्लियर सबको? गुणात्मक विश्लेषण हाइड्रोजन का और कार्बन का कैसे निकाला था तुमने? CuO की क्रिया करा के CO2 निकलेगी तो कार्बन, हाइड्रोजन जलवाष्प निकलेगी तो जलवाष्प हाइड्रोजन। निकलेगी तो CO2 का पता कैसे चलेगा? लाइम वाटर में पास करेंगे, मिल्की कलर आएगा। हाइड्रोजन का पता कैसे चलेगा? जलवाष्प को ब्लू विट्रोल आएगा। CuSO4 को रखेंगे, जलवाष्प की उपस्थिति में वो नीला तोता बना लेगा, CuSO4 डॉट 5H2। 5H2। नाइट्रोजन का, हेलोजन का, फास्फोरस का, सल्फर के लिए सोडियम निष्कर्ष। सोडियम निष्कर्ष FeSO4 और NaOH के साथ क्या बना लेता है? FeOH का होल ट्वाइस, जो NaCN के साथ क्या बना लेता है? एक संकुल बना लेता है सोडियम। सोडियम के साथ किसका? सोडियम थायोनाइट्रोपेसाइड, सॉरी सोडियम आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स, सोडियम फेरोसाइनाइड, Na4 FeCN का होल 6, ये वाला वो आयरन +3 के लवण के साथ संकुल बना लेगा फेरी फेरोसाइनाइड। क्या बना लेगा? वो कैसे कलर का? बैंगनी कलर का, पता लग जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है। सल्फर के 2 परीक्षण, लेड एसीटेट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। लेड एसीटेट के साथ किया करेगा तो PbS का अवक्षेप ब्लैक कलर का, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड कौन से कलर का? बैंगनी कलर का, पता लग जाएगा। सल्फर नाइट्रोजन दोनों का संयुक्त परीक्षण है Fe+3 के सॉल्ट के साथ, रक्त रेड है ना, ब्लड रेड कलर, दोनों का परीक्षण हो जाएगा। आ गया याद? ऐसे ही फिर इसका परीक्षण फास्फोरस का है ना, फास्फोरस के लिए क्रियाकारक किसका साथ कराते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रिया कराते हैं किसके साथ? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। क्या बनता है? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, कौन से कलर का? येलो कलर, पता लग जाएगा फास्फोरस। ठीक है। मात्रात्मक विश्लेषण में आपको अमाउंट देगा, ठीक है। कार्बन आपको किसका अमाउंट देगा? CO2 का, कार्बन निकाल लोगे इससे, जलवाष्प का देगा, हाइड्रोजन निकाल लोगे इससे, है ना। हेलोजन में आपका अवक्षेप का भार देगा, AgCl का भार देगा, AgBr का भार देगा, AgI का, इनसे क्लोरीन का, आयोडीन, ब्रोमीन का भार निकाल लोगे। ऐसे ही सल्फर के लिए आपको क्या देगा? बेरियम सल्फेट का भार देगा, उससे सल्फर का भार निकाल लोगे। भाई 233 ग्राम में 32 है तो x ग्राम में कितना होगा? ठीक है, आसान है कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कर लेना आप। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ओके, मैं स्ट्रीम पे लिखूंगा सर सुबह ले लेना। परसेंट। अरे खुद ही दे देगा वो सारे कि इतना % सल्फर है, इतना % नाइट्रोजन, देगा ही नहीं वो क्वेश्चन। ठीक है, आगे समझ में? ओके,
कल की एक्स्ट्रा क्लास का मैं टाइम अनाउंस कर दूंगा मिस टीम पे। सुबह 9 से